हाँ, फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अधिसूचना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप 12th क्लास में हो भी, इसके बाद में आप आगे भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे और भी आगे अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे। ये अधिसूचना सिविल सर्विसेज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा चाहेता टॉपिक है। मतलब ये फिक्स है, अधिसूचना आती है, ठीक है। अधिसूचना हो गया, ज्ञापन हो गया, निविदा हो गई, पत्र तो अपने पढ़ ही लिया, वो हो गया। ये जितनी भी बातें हैं ये सारे के सारे फिक्स टॉपिक है, एज इट इज़ फिक्स टॉपिक है और ये आपको सीखने का बहुत ही तगड़ा मौका है। बात प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इसकी एक ये आती है कि इसको पता नहीं ऐसे टूट पाट कटंग तरीके से आपको समझा दिया जाता है और आप इस पर ज़्यादा ध्यान देते भी नहीं हो कि 3-4 नंबर का 5 नंबर टॉपिक है आराम से कर देंगे, या 2 नंबर का टॉपिक है आराम से कर लेंगे। बात नंबरों की नहीं है यहाँ, तो चलो 3-4 2-3 जितने भी नंबर का टॉपिक आपके ये है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिविल सर्विसेज के अंदर ये 5 नंबर का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। दूसरी बात 5 की नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी तो है, 5 से 10 20 कितने नंबर मान लो चाहे, क्योंकि ये चीज़ अगर लेटर यानी पत्र, अधिसूचना, ज्ञापन, विज्ञप्ति, अगर यही आपको लिखना नहीं आएगा तो फिर आप काहे के ऑफिसर बनोगे कल के? किस चीज़ के ऑफिसर बनोगे आप? क्योंकि ये सब जारी आप एक अपन को ही जारी करनी होती है, जो न्यूज़पेपर के अंदर, समाचार पत्रों के अंदर ये अधिसूचना और ज्ञापन, विज्ञप्तियाँ सब अपन देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से समझना है। एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ ना, बड़े ध्यान से दे के सुनना, क्योंकि देखो करना क्या है कि किस जगह छोड़नी है, कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखनी है, कौन सी लेफ्ट में, कौन सी राइट में, कौन सी मिड में, और कहाँ हस्ताक्षर होंगे, कहाँ पर जो रैंक है उनके अधिकारियों के नाम होंगे, कहाँ पर सरकार का नाम होगा, ये सारी बातें, डेट और डेट को कैसे लिखा जाएगा, ये सारी बातें दिमाग में एक जगह रख के चलना है, ठीक है। पहले कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, यानी कि नॉलेज होना चाहिए अधिसूचना चीज़ क्या है। तो अधिसूचना के बारे में अभी 8-10 पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं, आपको लिखना है कि अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है आधिकारिक सूचना, मतलब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मान सकते हो आप, आधिकारिक सूचना। पहली बात तो ये डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहो तो किसी सूचना को आधिकारिक तौर पर प्रेषित करने मतलब सामने लाने या फिर प्रेषित करने को अधिसूचना कहते हैं। या फिर और तरीके से लिखना चाहो और डेफिनेशन, तो सरकार, मेन चीज़ है कि सरकार का जो राजपत्र होता है ना, मतलब लेटर पैड, जैसा कि आपको भी कोई स्कूल से कोई नोटिस जाता है तो वो स्कूल के लेटर पैड पे जाता है, उनका एक पत्र होता है, उसी पे लिखा जाएगा, उस स्कूल का नाम होगा, नीचे प्रिंसिपल या डायरेक्टर सर के सिग्नेचर होंगे, उनकी सील होगी, मोहर लगी होगी। वैसे तो सरकार का जो राजपत्र होता है या गजट बोल सकते हो, उसमें प्रकाशित की जाने वाली ऐसी सूचनाएं जिनका अक्षरशः पालन, मतलब पक्का 100%, इसका मतलब क्या है 100% अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होता है, अधिसूचना कहलाती है। 2 डेफिनेशन है, जो मर्जी, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है और वो भी ठीक है कि किसी सूचना को आधिकारिक तौर पर प्रेषित करने की कोई क्या नाम अधिसूचना कहते हैं, या फिर सरकार के राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाने वाली ऐसी सूचनाएं जिनका अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, उसे हम अधिसूचना कहते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी सी नॉलेज की बात है कि जो ये राजपत्र होते हैं, ये मैंने जानबूझ के थोड़ी एक्स्ट्रा बात लिखी है, क्योंकि देखो होता क्या है कि सिर्फ किताबी कीड़े बनने से काम चलेगा नहीं, बस बुक्स में जो टॉपिक उतना सा पढ़ के आगे निकल गए, थोड़ा बहुत साइड में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। राजपत्र जो मैंने कहा अभी, राजपत्र गजट, इस राजपत्र में और कैसी कैसी इंफॉर्मेशन छपती है या फिर क्या क्या उसके अंदर लिखा जाता है। तो राजपत्रों में या गजट में जनरली सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति पर नियुक्ति होती है ना वो, पदमुक्ति यानी कि रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र, या फिर वेतनवृद्धि यानी कि सैलरी में अगर इंक्रीज हुआ तो, या फिर अब सेवानिवृत्ति एक तरीके से, ठीक है। पदमुक्ति का खैर रिटायरमेंट नहीं होगा, पदमुक्ति का मतलब पद से हटा देना, और ये हो गया रिटायरमेंट। और भूमि अधिग्रहण मतलब कि जमीन का कोई आवंटन या अपना पट्टा या रजिस्ट्री जारी हुई है वो, या कोई इलेक्शन की बात है, ये सब सूचनाएं वो है ना, वो हमेशा राजपत्रों के ऊपर प्रकाशित की जाती है। इसी तरह अधिसूचना भी राजपत्र के ऊपर प्रकाशित की जाती है। समझ में आ गई ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवल की, बहुत ज़्यादा लेवल की, प्रत्येक अधिसूचना राज्य में राज्यपाल, भाई देखो हर स्टेट के अंदर राज्यपाल होता है, सबसे बड़ी रैंक, सबसे बड़ी पोस्ट स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर राज्यपाल यानी गवर्नर की होती है। राज्यपाल का मतलब गवर्नर, और राज्यपाल के नीचे मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर होते हैं, है ना। काम के हिसाब से मुख्यमंत्री के पास में काम ज़्यादा होता है, कार्यपालिका शक्तियाँ उनके पास है, लेकिन एक्चुअली राज्यपाल जो है वो सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक। गवर्नर पद के हिसाब, जैसे हमारे पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, और लेकिन काम के हिसाब से कार्यपालिका या फिर जुडिशरी की जितनी, सॉरी वो एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पावर है किसके पास में, प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो वो चीज़ है
कि प्रत्येक अधिसूचना राज्य में राज्यपाल की आज्ञा से ही जारी होती है तथा राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर अधिसूचना राज्यपाल की आज्ञा से, हर अपन जब भी अधिसूचना लिखेंगे उसमें एक बात जरूर डालेंगे, राज्यपाल के आदेश के अनुसार, क्योंकि हर अधिसूचना राज्यपाल यानी गवर्नर के आदेश के बाद में ही जारी की जाती है। सबसे बड़ी चीज ये, ठीक है। और कुछ पॉइंट और है कि कोई भी अधिसूचना न्यूनतम 15 डेज 15 दिन के लिए तथा अधिकतम 6 माह के लिए जारी की जाती है। इसका मतलब आप ये सोचे कि या तो 15 दिन के लिए, सब कम से कम 15 डेज, इससे कम नहीं, 15 डेज तक अधिसूचना का टाइम होता है, न्यूनतम है ये, हाईएस्ट 6 मंथ, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन भी है, इसको 2 बार बढ़ाया भी जा सकता है, 6 महीने, 6 महीने बढ़ा दिया, फिर 6 महीने और बढ़ा दिया कोई भी अधिसूचना को, तो कुल मिला के 18 महीने का 18 मंथ्स का टाइम हो जाएगा, ठीक है। और कम से कम 15 डेज, 15 डेज से नीचे तो नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी अधिसूचना न्यूनतम यानी मिनिमम 15 डेज के लिए तथा अधिकतम यानी मैक्सिमम 6 मंथ के लिए जारी की जा सकती है, लेकिन किंतु 6 माह करके, यानी 6 माह फिर एक बार 6 माह और 2 बार आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अतः अन्य एक अधिसूचना 18 माह तक जारी रह सकती है, इसके अधिक आगे प्रभावी रहने की गुंजाइश नहीं है। 18 महीने तक जो है वो अधिसूचना जारी रह सकती है। नेक्स्ट है, किसी भी अधिसूचना को जितने समय के लिए जारी किया जा रहा है उसका अंकन अधिसूचना में जारी किया जाता है, कि कितने टाइम के लिए अधिसूचना आप जारी करो भाई, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने, जितना भी, अधिकतम 18 महीने, कम से कम 15 डेज। ये तो आपको पता चल गया अधिसूचना को जारी किया जाने की, उसमें जो भी अधिसूचना अपन लिखेंगे ना उसके अंदर टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अधिसूचना को जारी किया जाता है तथा इस अवधि की समाप्ति पर अधिसूचना का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे ये अवधि पूरी होती है, जैसे आपने अधिसूचना के अंदर ये लिख दिया 5 महीने 5th मंथ और 15 डेज लिख दिया कि 5 महीने और 15 दिन के लिए, अगर आपने, हालांकि 6 महीने तक है लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी कितना ही, ठीक है, तो ये 5 महीने 15 दिन के बाद में स्वतः ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद में इस अधिसूचना कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये तो नॉलेज की बात है, एग्जाम में यहाँ से आपके लेवल पर नहीं आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आता है और आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। ये सारी बातें नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। लेकिन अभी आप जो है समझ लेना इसको। अब मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे कि एक तो ये, चलो ये पहले ये समझ लेते हैं। हाँ, ये अधिसूचना का फॉर्मेट है। एक्चुअली इस फॉर्मेट को घोट के पी जाओ। फॉर्मेट 100% आपकी खूब सारी जो गाइडें वगैरह है उसमें आधा अधूरा दे रखा है, उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर कह रहा हूँ पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये ऑथेंटिक जो बिल्कुल राजपत्र के ऊपर जारी की जाती है, इसी अधिसूचना को जो भी मैं व्याकरण का टॉपिक करा रहा हूँ, चाहे वो लेटर हो यानी पत्र हो, हर चीज़ें ये क्या होती है, अपडेट होनी पड़ती है। ये अपडेट आधी अधूरी लिख के आई ना तो मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए ऑथेंटिक ही पढ़ना है। चाहे मैंने पत्र पढ़ाया हूँ आपको, जो कि आपके अर्थशास्त्र पत्र आ रहा था वो मैंने करवा दिया है। आज अधिसूचना पढ़ ली, अभी थोड़ी देर में एक क्लास आपकी और हो जाएगी जो आपकी निविदा की हो जाएगी, फिर आपके ज्ञापन और आई थिंक ये टॉपिक थे तो ये पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इन सबको 100% तरीके से करना है, 5 टॉपिक को बहुत अच्छे से, ठीक है। इसलिए इनमें होता है क्या है कि कहाँ पर क्या लिखना है वो बहुत ज़रूरी है सीखना। अब जैसे मेरी बात को ध्यान से समझना, अब ये समझने वाली बात अब है, क्योंकि फॉर्मेट के ही नंबर है। अगर फॉर्मेट ही सही से लिख के आ गए ना तो नंबर तो वहीं मिल गए। ऊपर सरकार का नाम, कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, ठीक है, तो राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जो भी, जिस भी बिहार सरकार, जो भी सरकार है ना, दिल्ली सरकार, जैसे ऊपर सरकार का नाम, फिर कार्यालय या ऑफिस का नाम जो होता है ना, जैसे कि कोई सा ऑफिस हो, कि अगर एसडीएम ऑफिस कार्यालय, एसडीएम कार्यालय है, या फिर कोई आपका अजमेर बोर्ड है, या फिर कोई सा अदर इंस्टीट्यूट है, कोई सा भी जो बोर्ड अभी आगे लिखा दूंगा उसका नाम आ जाएगा। बस ये दोनों लाइनें फिर खाली, बस इनमें और कुछ नहीं आएगा। उसके जस्ट नीचे बीच में एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, मिड में कहीं पर भी कोई लाइन नहीं छोड़नी है। यहाँ पत्र क्रमांक बोल दो, चाहे अधिसूचना क्रमांक बोल दो, बात एक ही हो, प्रपत्र है, प्रपत्र क्रमांक, ठीक है ना। अधिसूचना प्रपत्र बोला जाता है, अधिसूचना क्या बोलेंगे, अधिसूचना प्रपत्र, बात एक ही है। तो वहाँ से क्रमांक आ जाएंगे कि अधिसूचना नंबर कौन सी है, 400 भी है, 300 भी है, 150 में जो भी है, वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है। और उसकी बिल्कुल उसी लाइन में आगे चलना, यहाँ डेट, ठीक है, यहाँ डेट लिखेंगे। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना, ये डेट लिखेंगे खूब सारी गाइड के अंदर, ये डेट खुद को भी लिखा हुआ है। डेट शब्द नहीं लिखना है, इस डेट को नहीं लिखना, सीधी तारीख लिखनी है। इस दिनांक ऐसा नहीं लिखना है, दिनांक बराबर इतना नहीं, सीधी तारीख लिखनी होती है। अभी तो फॉर्मेट है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, लेकिन दिनांक शब्द इस खुद को नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसको नहीं लिखना है। ये बात हो गया, ये बात हो गई। इसके बाद में नीचे जस्ट नीचे वाला लाइन में अधिसूचना, नीचे वाली लाइन में बिल्कुल बीचों बीच अधिसूचना लिख देना इसकी सीध में, बाकी पूरी लाइन खाली,
उस लाइन में कुछ नहीं, समझ रहे हो ना? हाँ, भेजे में घुसा लेना, या मार्क्स नहीं करने चाहिए, ये मार्क्स है इसी चीज़ के। और फिर है सबसे बड़ी चीज़ जो हर कोई गलती करता है, वो ये है, ये वाली जो जगह है, ये यहाँ तक की ये जगह हमेशा, चाहे वो अधिसूचना हो, चाहे वो निविदा हो, आगे और पढ़ाऊंगा अभी, है ना, ज्ञापन वगैरह, सब में ये स्टार्टिंग में जगह थोड़ी खाली छोड़नी है। 100% याद रख लेना, ये खाली जगह छोड़नी है, ठीक है? मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, ये खाली जगह छोड़नी है। मेरी बात समझ गए क्या? ये खाली छोड़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखना है, ठीक है? फिर ये पूरी विषय वस्तु, मतलब जिसके ऊपर अधिसूचना लिख रहे हो, कंटिन्यू, ये आगे गई नहीं लाइन, पूरी यहाँ तक जाएगी भाई, ठीक है? यहाँ तक पूरी जाएगी, फिर ये पूरी जाएगी, और फिर ये यहाँ खत्म हो गया पहले का, तो कोई बात नहीं। फिर ये अधिसूचना दिनांक, ये फॉर्मेट है। ये अधिसूचना दिनांक कौन सी दिनांक से कौन सी दिनांक तक प्रभावी रहेगी, ये मैंने कहा था ना कि अधिसूचना के अंदर डेट मेंशन करना ज़रूरी है कि 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, कब तक के लिए प्रभावी रहेगी, वो आपको यहाँ से यहाँ डेट डालनी है, ठीक है? और डेट कैसे डालनी है, मैंने लेटर जब पढ़ाई था आपको, पत्र जब आपको लिखवाया भी था कि ऐसे 2 डिजिट में तारीख लिखनी है, फिर यहाँ महीने का यहाँ महीने का नाम लिखना है, जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर हिंदी में, या इंग्लिश है तो इंग्लिश, ऐसे हिंदी में लिखना है, ठीक है? अक्टूबर, फिर कोमा, और फिर ऐसे तारीख, समझ में आ गई ना? तो ये तरीका रखना है, ऐसा नहीं लिखना है कि जैसे ये लिख दिया, ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना है, इसमें मार्क्स अच्छे नहीं मिलते, ठीक है? ये फॉर्मेट सही नहीं है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद में बस खाली, फिर उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आज्ञा से ब्रैकेट में राज्यपाल महोदय, क्योंकि राज्यपाल महोदय की परमिशन हमने लेनी है। फिर हस्ताक्षर क्या किया गया, मतलब कोई भी जो भी सिग्नेचर, वो जो ऑफिसर होंगे उनके सिग्नेचर। और यहाँ पर पद मैंने जो लिखा है, हालांकि आपको ऐसा नहीं लिखना है वहाँ पर पद बराबर कलेक्टर, ऐसा नहीं, सीधा कलेक्टर, ठीक है? या फिर अपने नाम, वो पोस्ट का नाम लिखना है, पद, और पद का मतलब पोस्ट, कौन सी पोस्ट पे हो, और फिर दिनांक, ठीक है? डेट हो जाएगी। बाकी ये तीनों लाइनें खाली, ये तीनों लाइनें खाली, इधर कुछ भी नहीं है। इस लाइनें तीनों को खाली छोड़ने के बाद में नीचे आ जाओ, पत्र क्रमांक, वही सेम टू सेम रिपीट जो वहाँ लिखा हुआ था वो आ जाएगा। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। खूब सारी गाइडों में ये मिसिंग है, ये है ही नहीं, तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है? भले आप इस चीज़ को मिस कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी सी लेवल मैंने ज़्यादा ले लिया होगा, इसको छोड़ दो भले। बाकी 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रक्षित पत्रावली तो रहने देना, ये चीज़ है, इसका ध्यान रखना। अब जैसे ये हैं प्रतिलिपि, इसमें 3 कौन कौन सी, जैसे कि अगर मुख्यमंत्री महोदय तो मुख्यमंत्री का नाम, सारे कलेक्टरों के नाम, ऐसे सारे कलेक्टर नाम नहीं लिखना, वो भी बता दूंगा मैं यहाँ पर। 3 बातें, 3 ऐसा मान लीजिए जैसे अपने विटनेस होते हैं ना, मतलब कि जो अपने सिग्नेचर करवाते हैं साइड में विटनेस होते हैं, वैसे ये 3 के नाम आ जाएंगे, ठीक है ना? अभी समझना ये 3 क्या लिखना अभी बता दूंगा मैं। अभी फॉर्मेट समझ में आ गया ना आपको, इस फॉर्मेट को रट लेना एकदम। और फिर ये तीनों लाइनें खाली, चाहे 3 लिखो चाहे 4 लिखो, ये लिखने के बाद में ये पूरे खाली, एंड तक खाली, और जस्ट नीचे सिग्नेचर वापस और कौन सी पोस्ट है। ये फॉर्मेट याद हो गया ना? फॉर्मेट ही है सब कुछ फॉर्मेट है, ठीक है? अब चलो ये तो फॉर्मेट था। अब मैं एक एग्जांपल पहले ये लूँगा, ये वाला राजस्थान सरकार, उस पीछे वाले बाद में चलेंगे, थोड़ा लेवल क्या हो। तो पहले आपके लेवल की बात करता हूँ मैं, कि जैसे ये है, आपको एग्ज़ाम ऐसा आएगा कि राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर राजस्थान सरकार को एक अधिसूचना लिखिए, ठीक है? और उसमें काफ़ी सारी बातें और भी लिखी हुई रहेगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसको कैसे लिखेंगे अपन? सबसे पहले राजस्थान सरकार, फिर नीचे कौन सा विभाग या डिपार्टमेंट है, तो राजस्व विभाग इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर। अब ये पूरी लाइनें खाली, ठीक? नीचे आ जाओ, पत्र क्रमांक, या फिर एक ही बात है, अधिसूचना में भी यही लिखेंगे, पत्र क्रमांक। और कौन सी, सपोज मान लेते हैं कि 4 के, मतलब अधिसूचना नंबर 4 थी, उसको एक बार और भेजा गया तो 4K हो गया, ऐसा मान लीजिए 4K, ठीक है? ऐसा, ये नंबरिंग भी आप मन से लिख सकते हो, या फिर अगर आपके अधिसूचना के अंदर मेंशन हो क्वेश्चन में तो वो लिख देंगे वो। फिर हमेशा इसकी शॉर्ट फॉर्म राजस्व डॉट विभाग डॉट शासन डॉट सचिवालय ऑब्लिक जयपुर, ऑब्लिक लगा के जयपुर ऑब्लिक 2023, एक साल में 2023 मान के चल रहा हूँ। इस पूरी लाइन की सीध में आ जाओ इधर, यहाँ 12 मार्च 2023। अब मेरी बात सुनो, मैंने दिनांक लिखा तो नहीं, ये जो शब्द है ना दिनांक, ये नहीं लिखना है, ये दिनांक शब्द आपको नहीं लिखना है, सीधी डेट लिखनी है। अब समझ में आ गई ना, भेजे में घुस गई बात, ठीक है? इस बात को दिमाग में फिट रखना। ये आ जाएगी यहाँ पर दिनांक, फिर इस पूरी लाइन में जो है, ये जो लाइन है, इस लाइन में कुछ भी नहीं। आ जाओ नीचे, अधिसूचना, लाइन पूरी खाली, ठीक? जो भी फॉर्मेट बताया था।
फिर मैंने कहा था ना खाली जगह छोड़नी है, देख लो छोड़ी ना, खाली जगह छोड़ रखी है ना, बिल्कुल छोड़नी है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांव की ओर 2023 के अंतर्गत, जैसे ये राजस्थान सरकार के द्वारा मुहिम चलाएगी प्रशासन गांव की ओर, ठीक है, यानी कि अब गाँव का विकास करेंगे तो यहाँ से प्रशासन जो है गाँव की ओर जा रहा है, और क्या क्या वहाँ की समस्याएं सोच सुनने के लिए वो सब, तो प्रशासन गाँव की ओर 2023, ये सब बातें आपको क्वेश्चन में लिखी हुई रहेगी, टॉपिक का नाम उसमें रहेगा। प्रशासन गाँव की ओर 2023 के अंतर्गत जारी मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर हेतु तहसीलदार को अधिकृत होंगे। तहसीलदार, इसका मतलब ये है कि आपको जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र लेके वहाँ आना था ना, तो अब आपके वहाँ पर तहसीलदार साहब को अधिकृत कर दिया गया है, वो आपके सिग्नेचर कर देंगे या फिर जो भी वो देख लेंगे, ठीक है। मतलब किन को अधिकृत कर दिया? अधिकृत का मतलब है जैसे ऐसा बोल दो कि हमने आपके एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 3 टीचर लगा दिए हैं, 3 अध्यापकों को अधिकृत कर दिया है, वैसे तहसीलदार साहब को अधिकृत होंगे। ये अधिसूचना 31 दिसंबर 2023 अथवा अभियान संचालित होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगी। अभी इसमें फिक्स डेट नहीं डाली क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन ये पक्का पता है कि हाईएस्ट 18 महीने बाद में अधिसूचना की वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2023 तक लिया हमने टाइम टेबल, क्योंकि लिखा कब है? 12 मार्च को, लगभग ये कितने 8-9 महीने हो गए, 31 मार्च 2023 या फिर अभियान जब तक संचालित होगा तब तक, लेकिन 18 महीने से ज़्यादा कभी नहीं होगा, वो चिंता मत करो आप, ठीक है। आगे शर्त क्या रखी? जो भी पहले हो प्रभावी रहेगी। देखो फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट यही तो था, भी क्या लिखा ना वापस समझाऊंगा। फॉर्मेट में क्या था कि डेट मेंशन लास्ट में करनी पड़ेगी, कब तक का प्रभावी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में ये लाइन खाली आज्ञा से राज्यपाल महोदय, वो तो लिखना ही है, हस्ताक्षर क्या क्या गया जो भी जिसके भी सिग्नेचर कर रहे हो, उप शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर, और वापस 12 मार्च 2023 ये वाली डेट, ठीक है। ये है शानदार तरीका। ये कौन सा ऑफिस है? पूरा उप शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर, पूरा एज इट इज डेट ये की है, ठीक। पूरी लाइनें खाली है, सब यहाँ कुछ भी नहीं है। इसकी सीध में बिल्कुल ये खाली है, इसके ये जो डेट है ना, हाँ यह ध्यान रखना, ये अब वापस समझना है। ये दोनों एक ही लाइन में है। कौन से? ये दोनों एक ही लाइन में है, तारीख और ये पत्र क्रमांक या अधिसूचना क्रमांक, ध्यान रखना दोनों एक ही लाइन में है। बस वो जो लाइन है ना, ये आपको खाली छोड़नी है। एक कौन कौन सी? 1 2 3 4 5। आप चाहो तो अगर स्पेस कम है ना तो इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बढ़िया खुला खुला लिख दो, आपके पास में वैसे बड़ा पेज होगा, आराम से लिखो। फिर ये यहाँ पर यही चीज़ वापस रिपीट, यही चीज़ रिपीट पूरी की पूरी वापस रिपीट कर दो, परफेक्ट तरीका है। फिर ये जो प्रतिलिपि थी, मैंने कहा था ना सूचनार्थ, ये वाली जो चीज़ है ना, ये प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु, ये देखो प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कौन कौन है इसमें? निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर, निजी सचिव और मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर, सचिव राजस्व विभाग जयपुर, समस्त जिला कलेक्टर, 4 जने इसके अंदर जो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने वाले, ऐसा मान लीजिए रेस्पॉन्सिबल बंदे हैं, ये 4 जनों को नियुक्त किया गया है। ये पूरी इनकी देखरेख करेंगे, निगरानी करेंगे, ये एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मॉनिटरिंग करेंगे, ऐसा मान लीजिए 3-4 लिख दोगे तो शानदार आंसर बन जाएगा। और ये चीज़ें सब इसी से रिलेटेड होती है, जैसे कलेक्टरों वाली बात सब में जोड़ सकते हो, राजस्व विभाग जो विभाग दिया उसको तो जोड़ना ही जोड़ना है, 1-2 कॉमन हो गया। तीसरा मुख्यमंत्री के जो निजी सचिव होते हैं, क्योंकि सारा कामकाज सबसे बड़ी पोस्ट वही होती है, तो वो देख लो, और मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर, वो सारी बातें जोड़ दो। ये प्रॉपर तरीके से आंसर है, ठीक है। और मोस्टली ऐसी अधिसूचना आपके एग्जाम के अंदर आती है। बस इसके बाद में ये सब लाइनें खाली, ठीक है। ये कितनी भी 4 हैं, चारों खाली, और फिर ये आ जाएंगे हस्ताक्षर वापस सेम टू सेम, यही चीज़ें, ये तरीका है। आ गया समझ में? एक और देखते हैं। ये राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर 12 सितंबर 2023, और इधर पत्र क्रमांक वो सब सिस्टम वही, अधिसूचना महामहिम राज्यपाल। ये थोड़ी मिस्टेक रह गई है, यहाँ जगह नहीं छोड़ी गई है, ठीक है, आप समझ जाना, यहाँ जगह है, ये टाइपिंग मिस्टेक, इस जगह छोड़नी है, थोड़ी आगे सरका देना इसको, समझ में आ गई ना, जगह छोड़नी है। महामहिम राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार आदेश क्रमांक 33/12 स्वच्छता 56, ये सब बातें मेंशन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। अधिसूचना में बातें जोड़ी हुई होती है भाई, ये तो फॉर्मेट होता है, लेकिन आपकी अधिसूचना में क्वेश्चन बातें जोड़ी रहेगी कि 2 अक्टूबर 2023 की अनुपालना में गांधी जयंती के पर प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छ नगर स्वच्छ आवास, कौन सा अभियान चलाया गया है? स्वच्छ नगर स्वच्छ आवास अभियान चलाया गया है। इस अभियान में जन सहभागिता महत्वपूर्ण होगी, मतलब कि सभी को आना है।
अब ये जैसे ये जो अभियान चला दिया अपन ने, कब स्टार्ट किया इसको चलाना? इसको स्टार्ट किया है अपन ने 12 सितंबर को और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। तो मैंने कहा कम से कम 15 डेज का गैप होना ही चाहिए, कम से कम। आराम से आप गैप देख लेना, मतलब 15 दिन से ज़्यादा ही निकलेगा, ठीक है। तो मिनिमम 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि गांधी जयंती के ऊपर ये नगर स्वच्छ आवास का अभियान चलाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभियान में जन सहभागिता का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हस्ताक्षर क्या क्या जो भी नाम हो, उपशासन सचिव, डेट वापस वही, और ये दोनों एक लाइन में आ जाएगा, डेट और ये दोनों एक लाइन में आएंगे, वापस वही सेम टू सेम रिपीट। इसमें कौन कौन है? प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु समस्त विभागाध्यक्ष, जितने भी विभाग के अध्यक्ष है राजस्थान सरकार जयपुर, समस्त जिला कलेक्टर और निदेशक राजकीय मुद्रालय निमित्त प्रकाशनार्थ। ये सारी बातें ये ना भी याद हो तो कोई 2 लिख दोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ये लेवल अच्छा होता है, ठीक है। वापस वो हस्ताक्षर वगैरह, ठीक है। और एक में थोड़ी सी लेवल की बात करता हूँ, अच्छा इसको तो आप आराम से देख लिया होगा। एक में लेवल की बात करता हूँ, ये जो थी, हाँ ये समझो, इसमें क्या है, कुछ धाराओं की बातें हैं। जैसे कि ये मैंने थोड़ा सिविल सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन लिया है, तो आप देख सकते हो कैसा सिविल सर्विस में आता है। तो वो है कि राजस्थान सरकार कार्यालय, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। मैंने ये सब कुछ राजस्थान सरकार के लिख दिया। ये कोई सी भी सरकार आ सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश, कोई सरकार, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये दोनों सेम टू सेम लाइन में आ जाएगा। यहाँ अधिसूचना वो तो सब समझ गए, स्टार्टिंग में गैप आपने छोड़ दिया, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिविल सर्विसेज में एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है, उसमें सारा जनरल अपन पॉलिटिकल साइंस पहले पढ़ के आ रहे होते हैं, तो कुछ धाराएं, अधिनियम, एक्ट वगैरह अपन को वैसे ही याद होते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कुछ मेंशन अपन को करना पड़ता है कि भू राजस्व की, यानी रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, लैंड रेवेन्यू जो एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 जो हैं, उसमें कौन सी जो धाराएं हैं, कौन कौन सी, चाहे वो धारा 3 हो, चाहे उसकी सब 16 हो, कोई सी भी हो, उसको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें तो अपन को वैसे जोड़नी पड़ती है। बाकी मैं तो ये एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ, आपके लेवल पे क्या पता है ऐसा इस इतना लेवल आए भी नहीं, लेकिन वैसे भी आप चाहो कि भू राजस्व पर अगर कोई भी आ जाए तो आप इसकी ये फिक्स धारा याद कर सकते हो। 1956 की धारा 3 की उपधारा 16(1), उसमें सपठित धारा 16(4) की उपधारा 3 खे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू नामांतरण जो कि ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों से अनुशंसित था, उनके स्थान पर समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदार के नीचे होते हैं नायब तहसीलदार, तो तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र में होता है। एक आरएस अधिकारी होते हैं ना, तो आरएस अधिकारी सबसे बड़ी पोस्ट तो एसडीएम हो गए, है ना, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। एसडीएम के नीचे फिर 2 पोस्ट होती है, वो आरटीएस होती है ना, तहसीलदार सेवा, राजस्थान तहसीलदार सेवा, आरटीएस, ये तहसीलदार होते हैं। और तहसीलदार में भी एक तो प्रॉपर तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, ठीक है, ये इस तरीके से पोस्ट होती है। एक पोस्ट आरपीएस होती है, राजस्थान पुलिस सर्विस, ठीक है। तो ये सब इसी तरह के पोस्ट है। तो वही तहसीलदार जो होते हैं ना, उनको ये कह दिया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र में होगा। ये सूचना दिनांक 15 मार्च 2023 से 15 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी। तो डेट मेंशन है लगभग कितना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 4 मंथ के लिए ये अपने बात डाल दी, ठीक है। हालांकि मैंने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग ना भी करते तो चल जाता, ये इसकी सीध में रखना, ठीक है, राजस्थान की सीध में रख देना, प्रॉपर आंसर बन जाएगा। आज्ञा से राज्यपाल महोदय, हस्ताक्षर उपशासन सचिव राजस्व विभाग, वो सेम टू सेम, और ये डेट और ये दोनों एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फॉर्मेट रखने की। इसमें कौन कौन, वही मुख्यमंत्री, निजी सचिव और सचिव राजस्व विभाग, चाहो तो जिला कलेक्टर वाली बात भी जोड़ देना, समस्त जिला कलेक्टर, ठीक है। और फिर हस्ताक्षर हो जाएंगे सेम टू सेम और तारीख। तो बहुत ही ईजी फॉर्मेट है। आई थिंक इस पर 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। और ये जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया है ना, इस फॉर्मेट को एक बार उतार लो अच्छे से और 3-4 खाली पेज लो, उसमें रोज़ की एक दो जब भी मौका मिले प्रैक्टिस करो। कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसको इसमें ध्यान में रखते हुए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8-10 मुश्किल से आपके 2-3 टॉपिक घूम फिर के आते हैं। राजस्व विभाग पर अच्छे से मेहनत कर लेना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर और भी कोई सा भी हो तो ये तो फिक्स ही होते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो खाका तैयार हो जाएगा ना, ये जो फॉर्मेट है, बस मार्क्स इसी के ही हैं, बाकी बीच में थोड़ा सा जोड़ना है। लेकिन ये वाली चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि कहाँ पर खाली जगह छोड़नी है, डेट को कैसे लिखना है, वो सब बातें। आई थिंक अधिसूचना वाला टॉपिक आपकी ज़िंदगी में, इस सूचना अधिसूचना से तो कोई मार्क्स काट नहीं सकता। बाकी आपके प्रैक्टिस पर है कि आप कितना याद रख पाते हो, कितना भूलते हो, वो बात अलग है। लेकिन आपको अच्छे से फॉर्मेट मैंने बिल्कुल प्रॉपर आपको बता दिया है। ये पत्र क्रमांक वगैरह मन से लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं आई तो चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार टॉपिक, अधिसूचना अपना कंप्लीट। ओके।